आज 15 अगस्त है, यानी कि भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस। आज से ठीक 74 साल पहले भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और लगभग 15 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम याद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 10 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम नहीं बोल पाएंगे। आज मैं आपको 15 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों यानी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताऊंगी जिनका हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका थी। इनमें कुछ ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो चलिए शुरू करें। लाला लाजपत राय इंडिया के एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इंडिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट में चलाए गए मार्च में भी हिस्सा लिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन पर लाठी चार्ज कर दी। इस लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। आखिर में इसी लाठी चार्ज की वजह से 17 नवंबर 1928 को भारत के लिए लड़ते लड़ते वे शहीद हो गए। पर मरने से पहले उन्होंने जो कहा था वो एक बार आपको सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो सरकार अपनी ही बेकसूर प्रजा पर हमला करती हो उसे सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं। याद रखना, ऐसी सरकार ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकती है। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर पड़े एक एक प्रहार अंग्रेज सरकार की ताबूत की कील साबित होगा, और ऐसा हुआ भी। लाला लाजपत राय के मरने के 20 साल के अंदर ही भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आजाद हो गया। भगत सिंह, जिन्हें लोग शहीद भगत सिंह भी कहते हैं, भारत की आजादी के लिए लड़ने की आग उनके मन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लगी थी, जिसके बाद उन्होंने गांधी जी के द्वारा चलाए गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर इस सोच से भाग लिया था कि इससे अंग्रेजों पर दबाव बनेगा। पर जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया तो भगत सिंह का अहिंसा पर से विश्वास उठ गया, जिसके बाद उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु, सुखदेव थापर, जय गोपाल और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर J.A. स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। पर किसी गलतफहमी की वजह से उन्होंने जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया, जिसके बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने से मना कर दिया, जिसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद, जो भारत को आजाद करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी भाग लिया था, वे 1925 के काकोरी ट्रेन रॉबरी का भी एक हिस्सा थे। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर J.P. सॉन्डर्स को भी मारा था, जिसके बाद अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे लग गए थे। जब अंग्रेजों को पता चला था कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में हैं, तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया और वहां पर चंद्रशेखर आजाद और ब्रिटिश पुलिस के बीच में बहुत देर तक गोलीबारी हुई। आजाद एक पेड़ के पीछे से गोली चला रहे थे। उन्होंने कई ब्रिटिश अधिकारियों को घायल भी किया था, पर आखिर में आजाद की बंदूक में सिर्फ एक गोली बची थी। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वे हमेशा आजाद रहेंगे और किसी अंग्रेज की गोली से तो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी बंदूक में बची हुई आखिरी गोली खुद को मारकर अपनी शहादत दे दी। शिवम हरि राजगुरु, जिन्हें हम राजगुरु के नाम से भी जानते हैं, और सुखदेव थापर, जिन्हें हम सुखदेव के नाम से भी जानते हैं। राजगुरु और सुखदेव दोनों ही अंग्रेजों के अत्याचार के बीच में बड़े हुए थे और J.P. सॉन्डर्स को मारने में भगत सिंह के साथी थे। भगत सिंह के साथ ही राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी हुई। बटुकेश्वर दत्त, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, पर ये नाम भारत की आज़ादी का एक अहम हिस्सा था। इन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बॉम्ब फेंका था। बटुकेश्वर दत्त ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन देश ने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं। भगत सिंह के साथ उन्हें भी जेल हुई थी, पर उनको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी होने के कारण रिहा कर दिया गया था, और सिर्फ इसीलिए आज़ादी के बाद उन्हें कोई इज्जत ही नहीं दी गई। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें इग्नोर कर दिया गया, उन्हें कोई रिकॉग्निशन मिली ही नहीं। आज़ादी के बाद उन्हें अपना जीवन गरीबी में बिताना पड़ा।
अपना घर चलाने के लिए उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया। आज़ाद भारत में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बीमारी की वजह से जेल से छूटे थे। ये ज़रूरी नहीं कि देश के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति को उसके मरने के बाद ही अहमियत दी जाए, उसके जिंदा रहते हुए भी तो उसे अहमियत दी जा सकती है ना। देश के लिए इतना कुछ करने के बावजूद उन्हें कोई नहीं जानता, और आखिर में वो इसी बीमारी से लड़ते हुए 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चल बसे। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका पूरा नाम है मणिकर्णिका तांबे उर्फ मनु, जो कि इंडिया की पहली फीमेल फ्रीडम फाइटर्स में से एक है, वो सिर्फ 4 साल की थी जब उनकी माँ चल बसी, और उनकी माँ के मरने के बाद उन्हें वो सारी आज़ादी दी गई जो उस समय की बाकी लड़कियों को नहीं दी जाती थी। 14 साल की उम्र तक वो घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसी चीज़ें सीख चुकी थी, और 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई थी, और शादी के बाद वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। वो लक्ष्मीबाई जो जब तक वो जिंदा थी अपने वतन को अंग्रेज़ों का नहीं होने दिया। मरते दम तक उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर लड़ाई की और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। खुदीराम बोस, इंडिया के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर, जो सिर्फ 19 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इनके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर खुदीराम बोस के जीवन के कुछ ऐसे किस्से हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कहा जाता है कि जब वो फांसी से पहले जेल में थे तो उन्हें खाने के लिए आम दिया गया था, और उन्होंने आम छुआ भी नहीं था, और जब एक अंग्रेजी सिपाही वो आम लेकर जाने के लिए अंदर आया और आम को छुआ तो वो आम पिचक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि खुदीराम बोस ने बड़ी ही चालाकी से उसमें एक छेद कर दिया था और सारा आम चूस गए थे, और फिर उसे फुलाकर वापस वैसे ही रख दिया। सोचिए कि खुदीराम बोस को मरने से पहले भी मजाक सूझ रहा है। और कहा जाता है कि जब फांसी देने से पहले उनका वजन लिया गया था तब उनका वजन बढ़ चुका था। आमतौर पर फांसी से पहले लोगों का वजन कम हो जाता है, वो खाना भी नहीं खाते हैं, लेकिन खुदीराम बोस का वजन ऊपर से बढ़ गया था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुश थे। वो खुश इस बात के लिए थे कि वो अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ रहे हैं। प्रफुल्ल चाकी, जो कि किंग्सफोर्ड को मारने में खुदीराम बोस के साथी थे। प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड के बंगले के पास बम फेंकने के बाद खुदीराम बोस के साथ भागे थे, और भागने के बाद वे एक स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां पर अगली ही सुबह ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। अपने आप को अंग्रेजों से घिरा हुआ देखकर प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में थे। उन्होंने अपने ही रेजिमेंट के 2 अंग्रेजों को मारकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत की। उस समय की सेना में एक नई इनफील्ड राइफल लाई गई थी, पर कई हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स ने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस राइफल में गाय और सूअर के फैट का इस्तेमाल किया जाता था। हिंदुओं में गाय को पूजा जाता है और मुसलमानों में सूअर को अछूत माना जाता है, और उस राइफल को इस्तेमाल करने से पहले उसे मुंह से लगाना पड़ता था। इसके लिए सोल्जर्स ने इसका कड़ा विरोध किया, पर अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी और मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजा, पर मंगल पांडे ने सबसे बहुत बहादुरी से लड़ाई की। बाद में मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई, पर आम लोगों को पता ना चले इसलिए मंगल पांडे को तय किए गई तारीख से 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस इंडिया के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पढ़ाई कलकत्ता में की थी, जिसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हो गया था, पर वो ब्रिटिश के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। उन्होंने अपना एक अखबार भी शुरू किया था, जिसका नाम था स्वराज। सुभाष चंद्र बोस इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और वो बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी भी थे। बाद में वो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ भी बने। फिर 1930 में वो कलकत्ता के मेयर भी बन गए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नाम की एक बुक भी लिखी थी, जिसमें 1920 से 1942 तक के सारे मूवमेंट्स के बारे में बताया गया था। ब्रिटिश सरकार ने वो बुक बैन कर दी थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों ने भारतीयों को उनसे बिना पूछे जबरदस्ती लड़ने के लिए भेज दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट भी कर लिया गया था, पर कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इससे पहले वो अपनी किताब लिखने की वजह से भी जेल जा चुके थे,
क्योंकि उसमें अंग्रेजों के विरोध में बातें लिखी गई थी। जेल से छूटने के बाद वे जर्मनी चले गए ताकि वो ब्रिटिश के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत को आज़ाद कर सके, जिसके बाद उन्होंने 4500 इंडियन सोल्जर्स को भी छुड़ाया था। उसके बाद वो जापान चले गए, जहां से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। पर उसके बाद एक प्लेन क्रैश में ताइवान में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। पर क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत सच में उस प्लेन क्रैश में हुई थी या नहीं, ये सिर्फ एक मिस्ट्री है, क्योंकि शाहनवाज कमेटी 1956 और कोसला कमीशन 1970 के हिसाब से तो सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए थे, पर मुखर्जी कमीशन 2005 के हिसाब से ये बात प्रूव नहीं हुई है। बता दें कि ये कमीशन इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद आज हमारा देश भी नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत का निर्माण किया था। अंग्रेजों के जाने के बाद वे हर एक प्रिंसली स्टेट में गए थे और वहां के राजा को इंडिया से जुड़ने के लिए मनाया था। अगर वो नहीं होते तो शायद आज इंडिया 500 से भी ज्यादा देशों में बटा हुआ होता। 2018 में इंडिया में उनका एक स्टैचू बनाया गया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट किया गया है और इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तात्या टोपे ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यानी कि 1857 की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। झांसी की रानी, नाना साहेब, राव साहेब और बहादुर शाह जफर के बाद लड़ाई की कमान उन्होंने ही संभाली थी। 1857 की लड़ाई के वक्त जब अंग्रेजों ने कानपुर पर हमला किया तो तात्या टोपे ने अपनी जी जान लगा दी, पर वे हार गए, जिसके बाद उन्हें कानपुर छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी सेना बनाई थी और कानपुर पर हमला करने के लिए मौका खोजने लगे। पर उसी बीच अंग्रेजों ने बिठूर पर हमला कर दिया, जहां पर तात्या टोपे अपनी सेना के साथ रुके हुए थे। बिठूर की लड़ाई में तात्या टोपे हार गए, पर उस लड़ाई में उनकी और उनकी सेना की बहादुरी देखकर अंग्रेजों की सेनापति को उनकी तारीफ करनी पड़ी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तब तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए करीब 20,000 सैनिकों को लेकर पहुंचे थे और उन्हें जीत भी दिलाई थी। कानपुर, चरखारी, झांसी और कोंच की लड़ाई की कमान भी तात्या टोपे के हाथ में ही थी। तात्या टोपे एक बहुत ही योग्य सेनापति थे। अपने जीवन के आखिरी 1 साल में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की। उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत को हिला कर रख दिया था। तात्या टोपे को पकड़ना अंग्रेजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि तात्या टोपे की मौत को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजा मान सिंह ने उनके साथ धोखा किया और अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्हें पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। और कुछ लोगों का मानना है कि वो 1909 तक जिंदा थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों के नाक में दम कर देने वाले तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ करीब 150 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें उन्होंने लगभग 10,000 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया था। बेगम हजरत महल, जिन्हें बचपन में बेच दिया गया था, बेचे जाने के बाद वो अवध पहुंची और वहां उन्हें बेगम का दर्जा मिला। 1857 की लड़ाई में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जहां एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, वहां दूसरी तरफ बेगम हजरत महल अवध को अंग्रेजों से बचाने की कोशिश कर रही थी। बेगम हजरत महल उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी और उनका डट कर मुकाबला किया था। बेगम हजरत महल ने अवध को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने कई बार अपने सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया और अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया, जिसके बाद उन्हें अवध छोड़ना पड़ा और वो नेपाल चली गई, जहां पर उनकी मौत हो गई। अल्लूरी सीताराम राजू, अभी तक आपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना जिन्होंने शहरों या गांवों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, पर एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी हैं जिन्होंने जंगल में रहकर आदिवासियों के लिए लड़ाई की। 1882 में जब अंग्रेजों ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू किया तो जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया, जिसके खिलाफ आदिवासियों ने आवाज भी उठाई और उनके नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। अल्लूरी सीताराम राजू एक अच्छे नेता थे। वे आदिवासियों के अच्छे के लिए हर मुमकिन काम करते थे। अल्लूरी सीताराम राजू को महात्मा गांधी से प्रेरणा मिली थी, पर जब अहिंसा का काम नहीं हो पाया तो उन्होंने हिंसा का साथ लिया। वे जंगलों में पेड़ों पर छुपकर अंग्रेजी सेना पर हमला करते थे, पर एक बार अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें जंगल में पकड़ लिया
और कानूनी तौर पर सजा देने के लिए उन्हें ले जाने लगे। पर बीच में ही एक अंग्रेज ने सीताराम राजू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।